ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू जावा लेक्चर। एंड आज का जो टॉपिक है वो है जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, सो देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है जावा में और ये हमें कैसे फ़ायदा देता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखें, जावा का जो कोड है, जावा का जो प्रोग्राम आप लोग लिखते हैं वो हैंडल होता है बाय टू पीपल, या दो चीज़ों के थ्रू हैंडल होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है, यानी आपने कोई जावा का कोड लिखा, ये आपका जावा का कोड है, सही है, आपने कोडिंग की, आपका जो जावा का कोड है वो इसके पास जाता है, ये कहलाता है जावा का कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर का काम ये है कि आपके कोड में कोई एरर आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत हो गए आपसे, या आपसे सेमीकोलन मिस हो गया, कोई भी आपसे सिंटैक्स एरर कहलाता है, ये कोई भी गलती हो गई आपसे प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, हम इस तरीके से करते हैं, लेकिन हम आगे सेमीकोलन नहीं लिखते, तो ये हमारा एक एरर है। इस किस्म के एरर्स को कंपाइलर हैंडल करता है, कंपाइलर इनको चेक करता है। अगर सारा कुछ आपके कोड में ठीक है तो कंपाइलर जो है इसको ओके कर देता है, और ओके करने के बाद आपका कंपाइलर जो है वो क्या बनाता है, एक क्लास फाइल। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को चेक कर सकते हैं। अगर दोबारा सुने, अगर सारा कोड आपके कंपाइलर से ओके हो जाता है, सब कुछ ठीक है, आपके कोड में कोई एरर नहीं है, तो आपका कंपाइलर उसको पास कर देता है, ओके कर देता है, और एक बना देता है फाइल जिसको हम बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। ये जो डॉट क्लास फाइल है ये जाती है किसके पास? आपके एक और पर्सन के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं जावा का इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर, ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली स्पेलिंग्स बट इंटरप्रेटर, ओके। तो ये जो फाइल होती है डॉट क्लास फाइल, ये जाती है इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरी कोड आपके लिए एग्जीक्यूट करता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ कोड आपने लिखा था, लेट सपोज आप कंसिडर करें कि आपने सारा कोड ठीक लिखा है, सही है, कंपाइलर के पास चला गया, कंपाइलर उसको ओके कर दिया, डॉट क्लास ही बन गई। अब बारी आई हुई है इंटरप्रेटर की, और वो देख रहा है डॉट क्लास के अंदर सारे कोड को लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है। अब देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन के बारे में जो मैंने नोट्स में लिखा है वो ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज़ वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल व्हाट, रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स, ऐसे एरर्स जो कि रन टाइम पे आते हैं, सो डैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन्ड। देखें, इंटरप्रेटर जो है ना वो आपके लिए कोड तो हैंडल कर रहा है सारा का सारा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम जब कोड लिख लेते हैं तो हम अपने कोड को यूज़र के थ्रू हैंडल करवा रहे होते हैं, यानी यूज़र हमारे कोड को यूज़ कर रहा होता है, हमारे प्रोग्राम को, हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होता है। ओके, नाउ डैट इज़ पॉसिबल कि बिकॉज ऑफ सम यूज़र प्रॉब्लम, यूज़र मिस्टेक, हमारा कोड ख़राब हो जाए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे कोड में कोई वेरिएबल है ए, और उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है वेरिएबल बी के साथ। अगर आप चेक करें तो सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ठीक होगा। आपने वेरिएबल डिफाइन किया होगा ए, आपने प्रॉपर फॉरवर्ड स्लैश लिखा हुआ है, आपने सेकंड वेरिएबल भी डिफाइन किया होगा, आपने वैल्यूज़ भी ले ली, कोड बिल्कुल ठीक काम करेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने हमें वैल्यू दी है 6 ए के लिए, और दूसरी जो वैल्यू दी है उसने हमें वो दी है 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 हमारा आंसर परफेक्टली आएगा, कोड हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जो यूज़र आया है उसने हमें वैल्यू दी है ए के लिए 8, और दूसरी जो उसने वैल्यू दी है हमें वो दी है 4, हमारा कोड इसमें भी बिल्कुल ठीक काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नाउ एक यूज़र आया है, उसने हमें एक वैल्यू दी है 10, और उसको डिवाइड करवाया उसने 0 पे। अब यहाँ पर इशू आ गया। इशू ये है कि अगर आप नोटिस करें प्रोग्राम को, तो पहला वाला केस ठीक था, दूसरा वाला केस ठीक था, तीसरा वाला केस भी ठीक है, क्योंकि 10 एक वैल्यू है, 0 भी एक वैल्यू है। कंपाइलर तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आएगी कि यहाँ पे आपका आंसर जो आ रहा है वो डिवाइड बाय 0 है, और कोई भी चीज़ डिवाइड बाय 0 हो जाए तो वो एबनॉर्मल कंडीशन बन जाती है, इन्फिनिटी एबनॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है, टू हैंडल द रन टाइम्स एरर्स सो डैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन्ड। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये है। एक्सेप्शन के बारे में कहा गया कि इट्स अ एबनॉर्मल कंडीशन। सो देखें, अभी जो सिचुएशन बन गई है, पहली कंडीशन ठीक थी, सेकंड कंडीशन ठीक थी, थर्ड कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन बन गई है। ओके, exception is an abnormal condition in Java. Exception is an event that disrupt the normal flow of program.
आपका प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स सच एज क्लास नॉट फाउंड, IO, SQL, रिमोट और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो है एक्सेप्शन वो कैसे हो सकती है? यूज़र हैज़ इंटर एंड इनवैलिड डेटा। देखें यहाँ पे यूज़र ने इनवैलिड डेटा दे दिया हमें, हालांकि मैकेनिज्म हमारा ठीक है, लेकिन इनवैलिड डेटा की वजह से हमारा जो एरर है वो एक्सेप्शन जो है वो अकर हो सकती है। अ फाइल डैट नीड्स टू बी ओपन कैन नॉट बी फाउंड। एक फ़ाइल है जो आप लोग ओपन करना चाह रहे हो, वो किसी ने वहाँ से डिलीट की हुई है पहले से ही, आपने नहीं, किसी और ने डिलीट कर दी, तो वो तो फाइंड ही नहीं हुई जिस पर आपका कोड काम कर रहा है। ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। अ नेटवर्क कनेक्शन हैज़ बीन लॉस्ट इन द मिडल ऑफ द कम्युनिकेशन। आपने कोई चैट का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो लॉस हो गई है बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू, स्विच ख़राब हो गया या कोई भी इशू है, उस केस में भी आपके पास एक्सेप्शंस जो हैं वो आ सकती हैं। सो एक्सेप्शन का काम जो है वो बेसिकली रन टाइम एरर्स को हैंडल करना है। ओके, रन टाइम एरर्स को हैंडल करना। सो अगर आपने कोड लिखा, कंपाइलर उसको ओके कर दिया, क्लास बन गई, डॉट क्लास फाइल, उसको इंटरप्रेटर ने हैंडल कर दिया, रन कर दिया, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तब जब कोड हमारा रन होके आ गया यूज़र के सामने और उस टाइम कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी हमने कंपाइलेशन कर दी, सब कुछ चेक हो गया, रन भी हो गया प्रोग्राम, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब रन हो रहा है उस टाइम यूज़र ने कोई गलत डेटा दे दिया है, उसकी बेस पे हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो अकर होती है। और उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो ये है कि हमारा जो कोड है वो फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखें। लेट्स सपोज मैंने एक कोड लिखा है, उसे फर्स्ट लाइन है और ये कुछ कोड है, ठीक है, ये पहला लाइन है, उसका कोड है, दूसरी लाइन लिखी मैंने और ये उसमें कोड लिखा, थर्ड लाइन लिखी मैंने, उसमें कोड किया, इस तरह मैंने बहुत सी लाइनें लिख दी हैं। 5 तक कर लेते हैं। ओके ओके, नाउ अगर तो इस प्रोग्राम में कुछ भी इशू नहीं है तो सारी की सारी लाइनें जो है वो एग्जीक्यूट हमारे लिए हो जाएंगी, कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर आता है, लेट्स सपोज थर्ड जो हमारे पास स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन है उस पर यूज़र ने कोई गलत वैल्यू दे दी है, जैसे यहाँ पर दी थी, तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। एबनॉर्मल टर्मिनेट, लेट्स सपोज इस लाइन को मैं कर देता हूँ रेड, 3 वाली को मैं कर देता हूँ रेड। यूज़र ने यहाँ पे कुछ गलत हमें इनपुट दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे जैसी गलत इनपुट आएगा हमारा प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगी। और एक्सेप्शन जब आती है, ठीक है, एक्सेप्शन जब आती है तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है, एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब है कि अब जो फर्दर लाइंस लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। ओके, जो फर्दर आपके पास लाइंस लिखी हुई हैं वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी लाइन नंबर 4 भी नहीं एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 5 भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये एक्सेप्शन आए, हो सकता है ना भी आए तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर आ जाती है तो उसको हमने हैंडल करना होगा। ओके, कैसे हैंडल करना है, क्या तरीका है वो देख लेते हैं। जावा में इस सारे मसले को हैंडल करने के लिए, रन टाइम एरर्स को हैंडल करने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये है हमारा मैकेनिज़्म, सिंपल सा मैकेनिज़्म है एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखें यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ कहीं मैंने लिखा होगा इसके बारे में। ओके, ये देखें एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इस जगह पे स्टेटमेंट पे आपके एक्सेप्शन अकर हुआ है, तो उस केस में वो क्या कह रहा था कि आपकी जो सपोज देयर 10 स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम एंड देयर अकर्स एक्सेप्शन एट स्टेटमेंट नंबर 5, तो रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूट, यानी 6 से 10 तक की आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। तो इस मैकेनिज़्म को हैंडल करने के लिए आपके पास आया है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, अब देखेंगे हम लोग कि वो कैसे काम करता है। ये बहुत सिंपल सा टास्क है। उसमें ये है कि लेट्स सपोज मैंने एक कोड लिखा, इंट x कॉमा y कॉमा z, ठीक है। x में मैं वैल्यू ले लेता हूँ 10, y में मैं वैल्यू ले लेता हूँ 5, z में मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ x डिवाइड बाय y। ठीक हो गया, ये सिंपल सा मैंने कोड लिखा है। अब आप ज़रा फोकस करें इस कोड पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना। ओके, ऐसे कर देते हैं। ये कोड जो है ये हमारा एक्चुअल कोड है, ये हमारी एक्चुअल लॉजिक है जिस पे सारा काम हो रहा है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अभी x में वैल्यू है 10, y में वैल्यू है 5, दोनों वैल्यूज़ ठीक हैं, डिवाइड होगा, आंसर आएगा। लेकिन यही प्रोग्राम आगे जाके कहीं पे प्रॉब्लम कर सकता है तब जब हम यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे होंगे। अभी तो मैंने खुद लिख दिया ना,
लेट्स सपोज आप समझें कि यूज़र ने पहली वैल्यू दी है x के लिए 10, दूसरी वैल्यू y के लिए उसने प्रोवाइड की है ये, y के लिए जो उसने वैल्यू दी है हमें वो उसने हमें दे दी है, ओके ये क्या हो गया इसको, ये ओके इसने वैल्यू दे दी हमें 0। अब आप अगर देखें 10 डिवाइड बाई 0 यानी x डिवाइड बाई y, ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। सो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यूज़र ज़ीरो वैल्यू दे, ज़ीरो वैल्यू किसी भी रीज़न से जनरेट हो सकती है, किसी भी रीज़न से। फॉर एग्जांपल वो ये दे देता है सेकंड वैल्यू का, किसी भी रीज़न से कोई इक्वेशन है मैथमेटिकल जिसमें आंसर आ रहा है कुछ इस किस्म का, ये स्टेटमेंट है हमारे पास 10 - 10 हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका आंसर भी तो ज़ीरो ही आ रहा है। तो इनडायरेक्टली हमारे पास y में ज़ीरो ही रीज़न, मतलब ज़ीरो ही वैल्यू हमारे पास किसी रीज़न से आ रही है। तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जो कोड, जिस कोड में आपको लगता है, डाउट है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, जब आपको लगता है कि ये वो कोड है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है, तो उस कोड को हम लोग एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्राई। ठीक है, ट्राई एक ऐसी चीज़ है जिसका अपनी बॉडी होती है, ये बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर जो कोड हम लोग लिखते हैं वो कोड होता है जिसमें हमें डाउट होता है कि यहाँ पे इस कोड में कोई एक्सेप्शन जो है वो आ सकती है, रन टाइम एरर जो है वो अक्कर हो सकता है। तो जब भी, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है, तो अगर एरर नहीं है ट्राई के अंदर, जितना भी कोड आपने लिखा है एरर नहीं है उसके अंदर, तब तो ठीक है। लेकिन अगर एरर आ जाता है तो क्या होता है, ट्राई के साथ एक और ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं कैच, ओके, कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसका एक ही काम है, और वो ये है कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आता है, कोई रन टाइम एरर आता है, तो आपका ट्राई ब्लॉक उसको कैच कर लेगा, ठीक है, उसको पकड़ लेगा और किसको दे देगा, ट्राई का एक दोस्त है उसका नाम है कैच। तो अगर लेट्स सपोज इस लाइन में एरर आया है, इस लाइन में रन टाइम एरर आया है, तो आपका ट्राई जो है वो अपने इस कोड को डिटेक्ट करेगा, इस एरर को डिटेक्ट करेगा और अपने दोस्त को दे देगा जिसका नाम क्या है, कैच। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कैच ब्लॉक। नाउ ये जो कैच ब्लॉक है ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक यहाँ पे कोई एरर ना आ जाए। अगर एरर नहीं आता तो बस फिर ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मैं क्रॉस लगा देता हूँ। और अगर एरर आ जाता है तो फिर आपका ट्राई ब्लॉक क्या करता है, वो जो एरर आया है, जो एक्सेप्शन है, जो रन टाइम है, जिसको एरर कह सकते हैं, वो उठा के इसको दे देगा, यानी उसके ऊपर थ्रो कर देगा, उसको कहेगा यार तुम कैच करो इसको। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, थ्रो, उसको फेंक देगा। तो आप समझें कि जैसे ही ट्राई ने एरर को डिटेक्ट किया, उसने एरर को पकड़ा और उठा के थ्रो कर दिया किसकी तरफ, कैच की तरफ। ओके, नाउ अब कैच जो है, इसका नाम ही है कैच, तो वो एरर को कैच करने के लिए बनाया, तो इसलिए इसके पास जो पैरेंथेसिस हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो इस एरर को कैच करे, इस एरर को कैच करे। लेट्स सपोज वो बंदा है ई, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, अच्छा कोई भी नाम, मैंने ई रख दिया, आप बी रख दें, ए रख दें, कुछ भी रख लें। लेट्स सपोज जो भी एरर है वो इस ई के पास आएगा, कैच होगा। लेकिन अब वो एरर किस टाइप का है, वो है किस किस्म का एरर, क्या वो कोई एक ऐसा एरर है जो कि है फाइल नॉट फाउंड, कोई ऐसा एरर है, या फिर वो कोई ऐसा एरर है जो कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो है, ये भी एरर हो सकता है, या फिर वो कोई ऐसा एरर है जो कि एरे से रिलेटेड है, आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड हो गया। सो इस तरह के बहुत से एरर्स की टाइप्स हो सकती हैं। ओके, सो फाइल नॉट फाउंड एरर हो गया, कोई नेटवर्क एरर हो गया, कोई डिवाइड बाय ज़ीरो हो गया। तो डिफरेंट स्टाइल के एरर्स भी हैं हमारे पास। जिस किस्म का भी एरर है वो किसके पास आएगा, ई के पास आएगा। लेकिन अब सोचना ये है कि ये ई क्या है, ई इज़ अ वेरिएबल आप समझ लें, या इसको एक ऑब्जेक्ट समझ लें जो इसका काम क्या है, एरर्स को पकड़ेगा, कैच करेगा। लेकिन ये किस टाइप का होगा, अब ये भी सोचना है। चूँकि मैंने आपसे कह दिया कि डिफरेंट टाइप्स के एरर्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के एरर्स को हैंडल करने के लिए डिफरेंट क्लासेस हैं जावा में, डिफरेंट एक्सेप्शन क्लासेस हैं, एक्सेप्शन क्लासेस हैं। तो अभी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ एक्सेप्शन क्लास, उसका ऑब्जेक्ट हम लोगों के हमें चाहिए होगा कैच ब्लॉक के अंदर। क्यों, इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू उस एरर को कैच करना चाहते हैं, और
जो भी एरर है, जैसे डिवाइड बाय ज़ीरो है तो उसकी टाइप, यानी ये डिवाइड बाय ज़ीरो वाला एरर और इस ई की टाइप जो है मैच होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एरर आता है फाइल नॉट फाउंड से रिलेटेड, तो ई की टाइप फाइल से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसी टाइप होनी चाहिए जो फाइल के एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहती हो, कर सकती हो। अगर डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर तो ये अरिथमेटिक एरर्स कहलाते हैं। ओके, अभी आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। एरे से रिलेटेड है तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला हमारे पास एक्सेप्शन का क्लास होना चाहिए। तो ये कुछ है हमारे पास जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि लेट सपोज ये जो कोड है, ये 3 लाइनें जो हैं, अगर आप ये बगैर ट्राई कैच के लिख देते हैं, बगैर ट्राई कैच के, और एरर सेकंड लाइन में अगर आ जाता है तो आपका फर्दर कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ओके, और अगर आप इस कोड को ट्राई कैच के अंदर लिखते हैं और अगर सेकंड लाइन में एरर आ भी जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो कर्सर है या हमारा कंट्रोल है वो शिफ्ट हो जाता है टू द कैच ब्लॉक, और प्रोग्राम जो है हम लोग नॉर्मली टर्मिनेट कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, अगर हम लोगों ने ट्राई कैच ना लिखा तो उस केस में अगर रन टाइम एरर आ गया तो हमारा प्रोग्राम एब नॉर्मल टर्मिनेट होता है, और अगर आप लोगों ने प्रॉपर ट्राई कैच लिख दिया उस केस में हमारा जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी बाकी का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे वो अभी बता रहे थे आपको स्लाइड्स में, हम कहाँ पे, ये इसमें देखें, यहाँ पे 10 स्टेटमेंट्स हैं। एक्सेप्शन जो अकर हुई है वो स्टेटमेंट नंबर 5 में अकर हुई है। तो अगर आपने ये ट्राई कैच के बगैर लिखा हुआ है तो फिर आपका प्रोग्राम फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। आप देखें कहाँ पे लिखा हुआ था, ये सपोज देयर इज 10 स्टेटमेंट्स इन योर प्रोग्राम एंड देयर अकर्स एन एक्सेप्शन एट स्टेटमेंट नंबर 5, सो रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज स्टेटमेंट 6 to 10 विल नॉट रन। If you perform exception handling, rest of the statement will be executed, and that is why we use exception in Java. Okay, so I hope थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और वो क्यों करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा, सो ईच एंड एवरी स्टेप हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।